तो बच्चों आइए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। लेसन ज्योग्राफी पार्ट 2 में लेसन 3 है, देखिए, और इसका नाम है मानव विकास। और ये लेसन क्या है? लेसन 3 पार्ट 2 का। तो इसमें सबसे पहले हम इस लेसन में एक छोटी सी कहानी है, कहानी की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं। और कहानी में हम उन्हीं तथ्यों को देखेंगे जिनका संबंध हमारे चैप्टर से है। तो देखिए लिखा हुआ है 60 वर्ष पूर्व, ये रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उसने किसी प्रकार की शिक्षा नहीं ग्रहण की। विवाह के फौरन के बाद वह विधवा हो गई, तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई और उसे उपेक्षा झेलनी पड़ी। उसके भाई ने दिल्ली की ओर प्रवास करने में उसकी सहायता की। ये छोटी सी कहानी है और इस कहानी में देखिए क्या क्या दिया गया है कि महिला थी, उसकी शादी हो गई, कुछ दिनों बाद वह विडो हो गई और विडो होने के बाद उसको बहुत सी उपेक्षा भी झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वह सेल्फ डिपेंड नहीं थी, आत्मनिर्भर नहीं थी। और उसके भाई ने दिल्ली की ओर प्रवास से आप सभी बच्चे परिचित होंगे, मैंने बहुत अच्छे से इस लेसन को करा रखा है। प्रवास में उसकी सहायता की और उसने पहली बार प्रवास कहाँ किया? दिल्ली को। ठीक है, कहाँ रहती थी? उत्तराखंड के छोटे से किसान के परिवार में रहती थी, किसान के परिवार में रहती थी। और प्रवास करने में उसके भाई ने मदद की। कहाँ के प्रवास में? दिल्ली में। ये पॉइंट अपने माइंड में लेकर के तब लेसन की तरफ चलिए आगे। उसके बाद पहली बार उसने बस, रेलगाड़ी की यात्रा की, दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा। गांव से कहाँ आ गई? नगर में। ठीक है, कुछ दिनों बाद उसी नगर ने, जिसने अपनी इमारतें, सड़कों, उन्नत के अवसरों और सुविधाओं तथा सुख साधनों को आकर्षित कर दिया। शहर में जब आई तो उसने क्या देखा? बस, रेलगाड़ी और चौड़ी सड़कें, इमारतें, बहुत सुख सुविधाएं उसने देखी, तो उसको बहुत अच्छा लगा। नगर को अच्छी प्रकार से देखने समझने के बाद विरोधाभासों को समझने लगी। विरोधाभास मतलब जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहीं बुराइयाँ भी उसको कहीं न कहीं दिखी होंगी। तो उन बुराइयों में क्या दिखे नगरों में उसे? झुग्गी झोपड़ियाँ, गंदी बस्तियाँ और छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल। यह था विकास का दूसरा चेहरा। पहला चेहरा क्या था? ये देखिए ऊपर के पूरा पैराग्राफ, उसको विकास का पहला चेहरा दिखाई दिया। और दूसरे चेहरे में इसको ये झुग्गी झोपड़ियाँ यानी स्लम एरियाज और फुटपाथ पे सोते लोग, ये विकास का दूसरा चेहरा है बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में आपको समझाया था भूमिका में। ठीक है, और उसके बाद नगर को अच्छी प्रकार से देखने में समझने के बाद वे विरोधाभास को समझने लगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कहानी में उल्लिखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अल्प अवधि में कुछ प्रदेशों व्यक्तियों के लिए किया गया विकास अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लगता है। क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? आइए देखते हैं आगे। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है। हम अगर मान भी लें कि विकास क्या है? स्वतंत्रता है, जिसका सीधा संबंध प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण और ये सक्षम परिवहन, संचार का जाल, कम्युनिकेशन, वृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। ये जितनी हैं ये सब सुविधाएं क्या हैं? विकास की ही सुविधाएं हैं। इनको हम विकास का प्रतीक मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार को अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता के संदर्भ में मापते हैं। ये देखिए
किंतु ये विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। ये एक तरफा दृश्य। दूसरा क्या था, मैंने आपको ऊपर दिखाया, जो स्लम एरियाज हैं, प्रदूषण है, यह विकास का दूसरा पक्ष था। इस प्रकार भारत के विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। ये क्वेश्चन भी आगे मैंने इसका आपको नोट कराया है, आप अपने वीडियो में इसमें देखिएगा जब मैं दिखाऊंगी आपको। तो विकास कौन सा थैला है, जहाँ पर उपेक्षा और वंचनाओं का ये मिला जुला थैला है, जहाँ पर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। इसके आगे चलते हैं। देखिए, इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। विकास करके हम आधुनिक सुविधाएं तो उपलब्ध कर लेते हैं। दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियां, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं की अवसंरचना इसकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। अर्थात शहरों में तो जो सुविधाएं विकास के नाम पर दी गई हैं, वे सभी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हैं। तो विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास का तात्पर्य है जो सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में हैं, जो अवेलेबल सुविधाएं हैं विकास के नाम पर, वही सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवेलेबल होनी चाहिए, विकास तभी माना जाएगा। लेकिन आप देखिए, शहरों में तो शिक्षा की, स्वास्थ्य की बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये देखिए बहुत सारी आधारभूत सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं है। इसके बाद विकास का एक संबंधित पक्ष भी है, जिसका ये देखिए इस पैराग्राफ में, जिसका निम्नतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से है, जो पारिस्थितिक संकट का कारक है। अब पारिस्थितिक संकट में क्या क्या है, देखिए इसमें वायु, मृदा, जल, ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों को त्रासदी का कारण बने हैं, अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गया है। अब देखिए, मैंने बच्चों आपको पहले ही कह दिया था कि विकास हमने कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति को भी अवॉइड किया है, जिसका रिजल्ट हमें किस रूप में मिला, कहीं वायु प्रदूषण, तो कहीं मृदा प्रदूषण, कहीं जल प्रदूषण, ध्वनि, ये सब हमें विकास के साथ साथ ये वंचनाओं का भी समय देखने को मिला है। नीचे देखिए, विकास क्या है, ये दिया गया है विकास क्या है। तो आपके लेसन के हिसाब से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी। देखिए, मानव विकास क्या है, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण शब्दों पर देखिएगा, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों को विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ये तो हो गई पुस्तक की भाषा। सरल शब्दों में कहा जाए कि विकास क्या है, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण। स्वस्थ भौतिक पर्यावरण यानी हमारा जो पर्यावरण है वह स्वस्थ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्वतंत्रता, हाँ, राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थात हमें अपने विचारों को रखने का आज़ादी होनी चाहिए। हमें हर तरह से हमारे लिए विकल्प खुले होने चाहिए। वो विकल्प शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमारे जो वृद्धि करता है वह क्या है, विकास है। उसके बाद देखिए, ये है नीचे विकास जो है भारत में, मानव विकास क्या है, कहाँ है। 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 188 देशों, 120 करोड़ है यहाँ पर दिखाया गया है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में बच्चों 125 करोड़ कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में इस समय में लगभग 135 करोड़ के आसपास है। तो हम फिलहाल इसको मान के चलते 100 करोड़ अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास की रिपोर्ट जो है 188 देशों में की रिपोर्ट तैयार की जाती है, और 131 के कोटि क्रम पर क्या स्थान है भारत का, 131। लेकिन इस समय जो है भारत का स्थान कितना है, 127वां स्थान इसमें दिया गया है। बट अभी जो करंट की रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान है 127वां स्थान है, किसमें, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार। SDI
का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का स्थान है 127वां नंबर। ध्यान रखिएगा, करंट रिपोर्ट के अनुसार आपकी बुक में ये दिया गया 131 स्थान नंबर पर है। इसके अलावा और देखिए, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है पूरे विश्व की रिपोर्ट है बच्चों। इसमें बहुत सारे देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक दिया गया है। इनमें आपका नॉर्वे, जर्मनी, यूएसए और बहुत सारे देश हैं इसमें। यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं पूरे ये रिपोर्ट दिखाई गई है आपकी बुक में। भारत का स्थान यहाँ पर आता है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इस तरह से ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है इसमें बहुत सारे आधार को लेकर तैयार की जाती है। और गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़, भारत की क्या स्थिति है देखिए, दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दादर नगर हवेली में उनकी 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जुड़ी जा रही है। गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, ये इतने राज्य हैं, इनका 10 से 20% गरीबी रेखा से नीचे है। ये है भारत की मानव विकास रिपोर्ट। बहुत इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। अब है जीवन, स्वस्थ जीवन के सूचक। स्वस्थ जीवन हम कहते हैं, लेकिन सूचक क्या है, क्या क्या सूचकांक है और कैसे हमें पता लगे कि स्वस्थ जीवन है। इसमें रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन का सूचक है। रोग पीड़ा से मुक्त, हमें रोग भी नहीं होना चाहिए, पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए, और यथोचित दीर्घायु एक जो जीवन प्रत्याशा है, न्यूनतम जीवन प्रत्याशा जो हमारे यहाँ इस समय वह 65 वर्ष, एक स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, स्वच्छ भारत मिशन, सभी बच्चे परिचित हैं इससे। स्वच्छ भारत मिशन, भारत में स्वच्छता का मिशन चलाया गया। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो कि मानव विकास का ही एक अंग है। और इसमें देखिए एक रिपोर्ट दी गई है भारत के राज्यों की। भारत के राज्यों में विकास के जो कोटिक्रम बनाया गया है, उन राज्यों में केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद स्थान आता है दिल्ली का, हिमाचल प्रदेश, और ये बहुत सारे राज्य हैं देखिए, लेकिन हमें देखना है सर्वप्रथम सबसे नंबर 1 पे जो राज्य है वह है केरल। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों अगली जो इसमें मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। भारत में मानव विकास सूचकांक, मानव विकास का सूचकांक है भारत में। उपर्युक्त महत्वपूर्ण सूचकों की पृष्ठभूमि में योजना आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए मानव विकास सूचकांक का परिकलन किया है। भारत को मध्यम, ये देखिए, भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। विश्व के 188 देशों में इसका 131वां स्थान है। उसके बाद भारत के विभिन्न राज्यों में संयुक्त सूचकांक की दृष्टि से विकसित महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में मानव विकास सूचकांक का मूल्य असम, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों की तुलना में ऊंचा है। ये जो राज्य बताए गए हैं आपको, इनमें सर्वोच्च स्थान केरल का है और न्यूनतम स्थान कौन सा है, बिहार का है। ये जो बिहार राज्य है मानव विकास के दृष्टि से सबसे नीचे है, और सबसे ऊंचा स्थान पर कौन सा है, केरल का है। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वोच्च शिखर पर है, तो आंसर होगा केरल। और निम्नतम स्थान पर कौन सा है, उसका आंसर होगा बिहार। अब आइए जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। इसमें देखिए पर्यावरण, जनसंख्या, विकास तीनों ही चीज़ों का सामंजस्य दिखाया गया है। विकास सामान्य रूप से और मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली एक जटिल संकल्पना है। ये जटिल है क्योंकि युगों से यही सोचा जा रहा है कि विकास एक मूलभूत संकल्पना है, और यदि एक बार इसे प्राप्त कर लिया जाए तो ये समाज की सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं का निदान हो जाएगा। यद्यपि विकास के
विकास ने मानव जीवन को गुणवत्ता में अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण सुधार किया, किंतु प्रादेशिक विषमताएं, अब प्रादेशिक में क्या, सामाजिक असमानता है, भेदभाव, वंचना, लोगों का विस्थापन, मानवाधिकारों पर आघात और मानवीय मूल्यों का विनाश तथा पर्यावरण निम्नीकरण भी बढ़ा है। हमने बच्चों विकास तो कर लिया, लेकिन विकास के साथ साथ ये इतनी सारी हमें समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। उसके बाद ये विकास के साथ साथ बहुत सारी जो नुकसान है हमें झेलने पड़े हैं, और उसका रिजल्ट हमें आज भी पर्यावरण के नुकसान के रूप में या फिर निम्नीकरण के रूप में आप सबके सामने है। इसके आगे है, ये देखिए अंत में दिया गया है, ऐसे हालातों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण उत्तरदायी हैं। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य इसके द्वारा 100% के आसपास साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रभावी कार्यशीलता के कारण है। अर्थात केरल का जो सर्वोच्च शिखर पर स्थान है उसका कारण क्या है, उच्च साक्षरता दर, लोगों में जागरूकता, ये बहुत बड़ा कारण है केरल के उच्च शिखर पर होने के लिए। एक अलग दृश्य में बिहार, देखिए लिखा गया नीचे, एक अलग दृश्य में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो विकास के लिए हमें क्या चाहिए, साक्षरता भी चाहिए, हमें जागरूकता भी चाहिए। तो ये सब विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जिसके माध्यम से विकास को और अच्छा और संतुलित विकास कर सकते हैं। उनका विश्वास है कि प्रसन्नचित्त एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन एक आवश्यक दशा है। तात्पर्य यह है कि प्रसन्नचित्त एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधन, हमारे जो रिसोर्स है और जनसंख्या के बीच में तालमेल व संतुलन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको मैं वही बता रही हूँ जो आवश्यक है आपके लिए। आगे है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता लंबे समय से जनसंख्या, संसाधनों और विकास के प्रति संवेदनशील रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन ग्रंथ मूलतः प्रकृति के तत्वों के बीच संतुलन और समरसता के प्रति चिंतित थे। महात्मा गांधी ने अभिनव समय में ही दोनों के बीच संतुलन और समरसता के प्रबलन को प्रेषित किया है। गांधी जी हो रहे विकास, विशेष रूप से इसमें जिस प्रकार औद्योगिकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वावलंबन, अहिंसा और पारस्परिक सहयोग और पर्यावरण के ह्रास का संस्थितीकरण किया गया है के प्रति वह आशंकित थे। उनका कहना था कि ये जो विकास हम कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें नुकसान देखने को मिलेगा। उनके अंदर ये आशंका थी, हम बहुत तेजी से विकास गति कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसका मूल्य भी हमें चुकाना पड़ेगा। वो बात सत्य हुई और आज हम सबके सामने है। तो ये तो था बहुत छोटा सा चैप्टर, मैंने इसको आपको जो मेन मुख्य बातें थी वो आपको बताई हैं। उसके बाद मैं अगला आपको बताऊंगी बच्चों, इसमें क्वेश्चन आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में, और आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करके उसको याद करके रेडी कर लीजिए, जिससे कि जब भी आपका टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो उसमें आपकी हेल्प मिल सके। थैंक यू।